हेडिंग डाल लो ट्रांसलेशन, हिंदी में बोलते हैं अनुवादन। क्या बोलते हैं? इससे पहले जो भी चीज पढ़े, डीएनए, आरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम, पता नहीं क्या क्या, उन सब का यहां पर रोल है ट्रांसलेशन में। मतलब फाइनल रिजल्ट में हम आने वाले हैं। देखो, डीएनए पढ़ लिए, न्यूक्लिक एसिड, उससे आरएनए भी बना लिए, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। फाइनल रिजल्ट आने वाला है अब आप लोग का। ठीक है, कितना पढ़े उससे क्या आउटपुट निकला। देखो, ट्रांसलेशन को हिंदी में बोलते हैं क्या? अनुवादन। मतलब यहां पर हम अनुवाद करेंगे। क्या करेंगे? अनुवाद। समझ रहे हो? जैसे आपको हिंदी आती है लेकिन आपको बंगाली नहीं आती, एक जने को छोड़कर। ठीक है, तो मान लो आपको बंगाली समझना है तो आपको ट्रांसलेटर चाहिए। क्या चाहिए? ट्रांसलेटर। नहीं चाहिए? अच्छा, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर भी हमको एक भाषा से दूसरी भाषा में समझने के लिए यहां पर एक ट्रांसलेटर यूज करेंगे। टी फॉर ट्रांसलेटर, टी फॉर टीआरएन। एकदम इजी है, सब याद करना। अब चलो ट्रांसलेट करते हैं। क्या होता है ट्रांसलेशन? मतलब देखो, यहां पर हम mRNA से क्या बनाएंगे? राइबोसोम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाँ, जब mRNA से प्रोटीन बनता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। मतलब यहां के जो कोड है उसको पढ़ के हम क्या बनाएंगे? प्रोटीन। ठीक है, यही चीज कहलाता है। देखो क्या लिखा है, डिकोडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम mRNA इनटू प्रोटीन। लेकिन कहां पर? राइबोसोम में। एक स्पेशल जगह है जहां पर क्या बनता है? प्रोटीन। हर जगह पर प्रोटीन नहीं बनता। हर जगह पर बनता है क्या? लाइसोसोम में बनता है, गोल्गी बॉडी में बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। भाई अभी पढ़ोगे, बनता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में। चलो, उसमें 70 रेस नहीं मिलता राइबोसोम, उसमें क्यों मिल रहा है राइबोसोम? बताओ तो। प्रोटीन बनेगा तभी है क्या 70 रेस राइबोसोम? अगर वहां प्रोटीन ही नहीं बनता तो राइबोसोम कहां से पाया जाता? समझ रहे हो? हाँ चलो, यहां पर हम mRNA में जो कोड है उसको ट्रांसलेट करेंगे प्रोटीन के रूप में। यही प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे सवाल आते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो डेफिनेशन अपन समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर जेनेटिक मैसेज को कैरी किया जाता है। किसके द्वारा? मैसेंजर आरएनए के द्वारा। लेकिन कहां से कैरी करते हैं हम? इसके पास इंफॉर्मेशन कहां से आया? डीएनए से। कहां से? डीएनए से, है ना? फ्रॉम डीएनए एंड कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन की। हैविंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। हर अमीनो एसिड, मतलब हर प्रोटीन में जो अमीनो एसिड है वैसे रैंडम नहीं पड़े रहते, सबका एक अलग अलग सीक्वेंस रहता है। और वो सीक्वेंस किस पर डिपेंडेड है मालूम? इसके कोड पर। अगर मान लो इसमें शुरू में AUG है, GAG है, तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनेगा। वो कैसे बनेगा? इसमें प्रोटीन पहले, यहां पर क्या बनेगा? मेथियोनिन नहीं बना, सबसे पहला अमीनो एसिड नहीं बन रहा। दूसरे नंबर पर कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा? ग्लूटामिक एसिड, GAG। क्या बना? ग्लूटामिक एसिड। तो आपको यहां के कोड से क्या पता चलता है? mRNA के कोड से इसका सीक्वेंस। किसका सीक्वेंस? अमीनो एसिड का, है ना? तो ये सवाल आता है भाई। जो सवाल आपको नॉर्मल लग रहा होगा, ये सब पढ़ चुके हैं कई बार, 1000 बार करके, लेकिन इसको अगर आप इग्नोर करोगे ना तो सवाल नहीं बना पाओगे। ठीक है, कोड से, इस mRNA के कोड से, कोडॉन से आप क्या पता लगाते हो? AG ये सब, इससे क्या लेना देना आपको? इसका मतलब तब है जब आप इस सीक्वेंस से कुछ बनाओगे, है ना? तो आप इस सीक्वेंस से क्या बना रहे हैं वो ध्यान में रखेंगे बस। ठीक है ना? चलिए, यहां पर ये डेफिनेशन है एकदम क्लियर। mRNA से हम प्रोटीन बनाते हैं और mRNA को इंफॉर्मेशन किससे मिलता है? DNA से। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा कहां संपन्न होता है? राइबोसोम में।
अब राइबोसोम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, वहां वहां पर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है। समझ रहे हो? जहां जहां मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम मिलता है, कौन सा वाला मिलता है? 70A। क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम मिलता है, कौन सा मिलता है? 70A। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम मिलता है, कौन सा मिलता है? 80A। मतलब 3 जगह है जहां पर आपका ट्रांसलेशन चलेगा। समझ रहे हो ना? वो चीजें ध्यान में रखना, जहां जहां राइबोसोम है मतलब वहां प्रोटीन बनेगा। चलो ये डेफिनेशन लिख लो। चलो लोकेशन ऑफ ट्रांसलेशन ये बताइए, लोकेशन का मतलब क्या होता है? लोकेशन मतलब मैप। मैप से क्या पता चलता है आपको? क्या पता चलता है मैप से? रास्ता की जगह, है ना? कोई जगह पता चलता है ना, उसका रास्ता कैसा है। अंत में आप किसकी बात करते हो? लोकेशन की। अब देखो यहां पर ट्रांसलेशन कहां कहां पर होता है वो जानना है ना? तो आपके पास यहां पर है 2 सेल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल। ऊपर वाला कौन सा है? एनिमल प्लैनेट, एनिमल सेल। ये कौन सा है? प्लांट सेल। और उधर है एक बैक्टीरिया, ई कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई। अब देखो यहां है यूकैरियोटिक सेल, यहां है प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन कहां कहां होता है, तो हम सबसे पहले देखते हैं एनिमल सेल में कहां कहां होगा। यहां पर बताइए कहां होगा ट्रांसलेशन? ये है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले यहां पर होगा। यहां कौन सा राइबोसोम मिलता है? 80S, क्योंकि ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद और कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहां कौन सा राइबोसोम मिलेगा? 70S। मतलब एनिमल सेल में कितनी जगह पर ट्रांसलेशन हो रहा है? 2 जगह पर। कितनी जगह पर? 2 जगह। कौन कौन सी? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। अब प्लांट सेल में बताइए कहां कहां पर होगा? 3 जगह कि 4 जगह? कौन कौन सी जगह है वो? साइटोप्लाज्म, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और राइबोसोम बताइए मेरे को कौन कौन सा राइबोसोम? 80S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S। हटनरे ये समझ रहे हैं ना? लोकेशन क्लियर है? किसी को कोई समस्या समझने में? प्रोकैरियोटिक सेल में बताइए ट्रांसलेशन कहां होगा? इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है ना, तो वहां नहीं होगा? मिलता है तो होगा, नहीं मिलता तो नहीं होगा। इसमें साइटोप्लाज्म में कौन सा राइबोसोम? 70S। क्लियर? लोकेशन समझ में आ गया? हाँ चलो, डायग्राम नहीं बनाना है, केवल नाम लिखना है। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट और एनिमल में कहां कहां, और प्रोकैरियोटिक सेल में कहां पर। बस हो गया। चलो अब देखिए, आप घर में बना रहे हो बिरयानी। क्या बना रहे हो? बिरयानी। तो बिरयानी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए भाई? लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। क्या क्या चाहिए? चावल, दाल भी चाहिए। क्या खिचड़ी बना रहे हो? अच्छा, दालचीनी, काजू, किशमिश, बादाम, चौहारा, लौंग, इलायची, अगरबत्ती। मतलब बहुत सारी चीजें चाहिए। क्या चाहिए? बहुत सारी चीजें। वैसे ही यहाँ पर आप बना रहे हो प्रोटीन। क्या बना रहे हो? प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने के लिए भी कुछ मटेरियल चाहिए। तो कौन कौन से मटेरियल लगेंगे वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्या क्या लगेगा देखिए, mRNA लगेगा कि नहीं? लगेगा ना? क्यों लगेगा mRNA? हाँ, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास है? mRNA के पास। यही कॉपी करके रखा है ना, नकलची यही रखा है ना। हाँ, ये इसके पास तो ये चाहिए। tRNA चाहिए कि नहीं चाहिए? किस लिए चाहिए? हाँ,
क्योंकि इसके पास मान लो कोडॉन है तो इसके पास क्या है, एंटी कोडॉन, तभी तो ये इसके सहायता से लाएगा अमीनो एसिड को। मेन चीज अमीनो एसिड को लाने में भी मदद करता है, इसलिए टीआरएनए चाहिए। राइबोसोम चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। ऐसा है आपने बोलते हैं ना, सब सामान ला के रख दिया, ईंट गिट्टी वगैरह, लेकिन आप मिस्त्री ही नहीं लाए ढांचा ही नहीं बनाए घर का, तो उसका कोई मतलब है क्या? तो ये वही है, ये ढांचा है राइबोसोम, यहीं पर सब चीज होगा कंप्लीट। ठीक है, तो राइबोसोम चाहिए। चलो, ये एक एंजाइम है, ये चाहिए, है ना, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। जब आपको टीआरएनए पढ़ा रहे थे ना, तो एक डी लूप करके था, याद है? लेफ्ट साइड में डी लूप, ऐसे नहीं था रे, ये डी लूप था, ये टी ऐसे फाई वाला लूप था, ये एंटीकोडॉन लूप था, ये अमीनो एसिड वाला बाइंडिंग वाला, है ना। तो वही चीज है यहाँ पर, इस एरिया में डी लूप से क्या किया जाता है कि टीआरएनए के द्वारा अमीनो एसिड को पकड़ा जाता है, इसकी सहायता से। यहाँ पर कनेक्शन रहता है ना, तो ये एंजाइम मदद करता है उसको पकड़ने में। टीआरएनए से अमीनो एसिड बाइंड कैसे होते हैं, किसकी सहायता से? इसकी सहायता से। ठीक है, इसलिए आपको एंजाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आप मान लो ये एंजाइम नहीं है, क्या होगा? ध्यान से सुनना, ये एंजाइम टीआरएनए से अमीनो एसिड को ऐसे जोड़ने में मदद करता है। किसको जोड़ने में? अमीनो एसिड को। किससे जोड़ने में? टीआरएनए से, है ना, ये एंजाइम। अगर आपने ये एंजाइम हटा दिया तो क्या होगा? अमीनो एसिड से टीआरएनए नहीं जुड़ेगा, तो टीआरएनए वहां पर किसको लेके आएगा? भजिया। क्या लेके आएगा? कुछ नहीं। तो फिर ये एंजाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, तो ये मांगता है भाई। ठीक है, चलो, अब अमीनो एसिड चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, इसी से बनाओगे प्रोटीन, है ना। घर बनाने के लिए ईंट ही नहीं चाहिए बोलोगे कैसे चलेगा? ठीक है, अब घर बना रहे हो लेकिन बिना ईंट के तो कहां बनेगा भाई, है ना। तो ईंट तो चाहिए, वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, चलो, समझ गए ना इतना? ये है, यहाँ पर सब चीज काम होता है यही पर, ऐसा ही रहेगा लोकेशन। तो राइबोसोम के दोनों यूनिट एमआरएनए, यहीं पर टीआरएनए आएगा, और कैसा आएगा? अमीनो एसिड के साथ में आएगा। ठीक है, तो सब चीज कवर हो गया। देखो वहीं पर एंजाइम एक्स्ट्रा आपके जानने के लिए, बस कौन सा एंजाइम है? वही एंजाइम टीआरएनए सिंथेटेज, खत्म। कोई दिक्कत इसमें? ये आपने मटेरियल ले लिया, अब बनेगी बिरयानी। ठीक है, क्या बनेगी? बिरयानी। लेकिन आपको जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा? कि ये कैसे काम करता है, कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पर। अगर मान लो आपने दालचीनी मंगाया और दालचीनी निकला खराब वाला, तो कैसे चलेगा? दालचीनी अच्छा वाला मांगता है ना, तभी तो अच्छा खुशबू आएगा रे, ऐसे रे, बिरयानी स्मेल है ऐसे करके, तभी तो खाओगे। वैसे यहाँ पर इसके बारे में आपको समझना है। अभी एमआरएनए में आपने बहुत सारा पॉइंट नहीं पढ़ा है, टीआरएनए में नहीं पढ़ा है, नहीं राइबोसोम में कुछ कुछ पढ़े हो, वो सब अभी क्लियर हो जाएगा, जिसका यूज यहाँ पर होगा प्रोटीन बनाने। पॉइंट लिखो, मटेरियल्स। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमआरएनए से। आप एमआरएनए के बारे में क्या जानते हो, चलो बताओ। एमआरएनए के पास क्या रहता है? ये ना चोर है, बोल सकते इसको, चोर है। ये कॉपी कर लेता है, किसकी कॉपी कर लेता है? डीएनए की, है ना। ये कॉपी कर लेता है डीएनए के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? ये अमीनो एसिड के लिए क्या प्रोवाइड कराता है? कोडॉन। क्या प्रोवाइड करता है? कोडॉन। जैसे ये जो एमआरएनए का ना सीक्वेंस है, उसको देख के आप बता सकते हो कि उसका कोडॉन देख के कि कौन कौन से अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। जैसे यहाँ पर AUG लिखा है, तो इससे पता लगा लोगे ना कि पहले नंबर पर मेथियोनिन है करके। मान लो दूसरे नंबर पर GUG है, तो दूसरे नंबर पर कौन सा अमीनो एसिड है? वेलिन। तो ऐसे पता चलता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं ध्यान से। एमआरएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपीड फ्रॉम किससे? डीएनए से, इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। ये लाइन सही है? हाँ, ट्रिपलेट कोडॉन के रूप में रहते हैं। Each of which is specific for a particular amino acid,
हर कोडॉन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को डिनोट करता है, सही बात है? हाँ, यहां तक सही है। mRNA प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम रहते हैं क्या? पहले देख के बताइए, दोनों में कुछ अंतर? क्या अंतर है? उसमें एक ही में बहुत सारे हाँ, जीन प्रेजेंट। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐसे क्या रहेंगे यहाँ पर? जी हाँ, जीन के लिए ऐसे जैसे कोड रहते हैं ना, वैसे यहाँ पर एक्सॉन रहते हैं। मान लो क्या रहते हैं? एक्सॉन। ऐसे बहुत सारे, ये प्रोकैरियोट की खासियत है। लेकिन ये यूकैरियोट है, इसमें क्या है? केवल एक ही जीन के लिए है कोड। किसके लिए? एक ही जीन के। यहाँ पर भी एक्सॉन है बहुत सारे, है ना, लेकिन यहाँ पर एक एक एक्सॉन से एक टाइप का प्रोटीन बनेगा, यहाँ पर सभी एक्सॉन से एक प्रोटीन बनेगा, एक टाइप का। यहाँ पर बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। अब चलो, यहाँ पर कैपिंग मिलती है प्रोकैरियोट में? नहीं मिलता। ये खासियत है, दोनों में डिफरेंस बताना है ना। यहाँ पर कैपिंग नहीं होती और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन चलता है, लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं चलता, है ना। अब यहाँ कैपिंग नहीं है, नहीं टेलिंग नहीं है। क्लियर? ये अंतर है। अब मोनोसिस्टोनिक का मतलब समझ गया ना? मोनोसिस्टोनिक किसमें है? यूकैरियोट में। किसमें? यूकैरियोट्स। मोनोसिस्टोनिक का मतलब क्या होता है? एक mRNA एक जीन, है ना, एक जीन से एक mRNA बना और एक प्रोटीन कि बहुत सारे प्रोटीन बनेंगे? एक प्रोटीन। क्लियर? अब ये है पॉलीसिस्टोनिक। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है पॉलीसोम्स, है ना, ध्यान से सुनना है। ये शब्द आप लोग शायद पहले पढ़ चुके हो। पॉलीसोम का मतलब क्या होता है? हाँ, सिंपल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक राइबोसोम ऐसे बाइंड होगा यूकैरियोट में ना, तो यहाँ से केवल एक प्रोटीन बनेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक जीन के लिए प्रोटीन, ये दूसरा प्रोटीन के लिए, तीसरा प्रोटीन, चौथा। तो यहाँ पर एक राइबोसोम बाइंड होगा, यहाँ पर दूसरा राइबोसोम, यहाँ पर तीसरा राइबोसोम। तो आपको ये संरचना प्रोकैरियोट में देखने को मिलेगा, पॉलीसोम वाला। किसमें? प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में मिलेगा क्या? ध्यान से सोचो तो पहले, यूकैरियोट में मिलेगा? पहले ध्यान। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि उसके पास ऐसा प्रोकैरियोटिक mRNA रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास, ठीक है। अब चलो, ये पॉलीसोम आप ध्यान में रखेंगे। पॉलीसोम वर्ड हम प्रोकैरियोटिक के लिए यूज कर रहे हैं। इसका मतलब होता है एक mRNA और वहां पर ऐसे बहुत सारे, हाँ, ऐसे राइबोसोम्स हैं, ऐसे चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, लेकिन एक से ज्यादा होने चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे अपन? पॉलीसोम। इसका दूसरा नाम और कुछ बोलते हैं क्या? पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। पॉली का मतलब बहुत सारे, राइबोसोम का मतलब राइबोसोम। क्लियर? बहुत सारे राइबोसोम। यहाँ पर बना सकते हैं क्या पॉलीराइबोसोम? देखो तो ध्यान से, यहाँ पर एक राइबोसोम बिठा दिए, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, ऐसा कुछ क्यों नहीं बिठा सकते? वही चीज यहाँ पर है, इसमें पढ़ोगे। यहाँ पर केवल एक राइबोसोम क्यों है? क्योंकि केवल ये जो एरिया है यहाँ पर, है ना, या ये जो एरिया यहाँ पर कैपिंग एरिया में राइबोसोम के बाइंडिंग के लिए कोड रहते हैं, केवल इसी जगह पर। समझ रहे हो? इस जगह के अलावा कहीं पर भी राइबोसोम के बाइंडिंग के लिए कोड नहीं है। तो कहीं पर बाइंड हो जाएगा, अगर ये नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा ना। उसको मैं लिखा हूं, कैसे उतना बड़ा होगा? यहाँ पर बाइंड होगा, यहाँ से अकेले चलेगा वो। किसके बाद? क्यों रहेगा? यहाँ पर बहुत सारे कोड है, मान लो GAG। क्या नहीं रहते बोला? कैसे नहीं रहते बोलूंगा? ये वाला एरिया नीला वाला, यहाँ पर देख, ये प्रमोटर वाले हिस्से से बना है, इधर स्ट्रक्चरल जीन से बना है। समझ रहे हो ना? यहाँ पर कोड है, यहां से लेकर वहां स्टॉप तक, ऐसे कोड है बहुत सारे, ठीक है। इस एरिया में कोड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हिस्सा प्रमोटर वाले से, प्रमोटर पर बाइंड हुआ था, RNA पॉलीमरेज याद है, वहीं से खुलना चालू हुआ था, नहीं हुआ था? तब प्रमोटर में जब कोड ही नहीं है किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड के लिए, तो वहां से कैसे ये इनिशिएशन होगा बताइए? प्रोटीन का बनना यहां से चालू हो सकता है जहां कोड नहीं है तो?
हाँ, ये स्ट्रक्चरल जीन यहां से लेकर यहां तक स्टॉप तक, ये प्रमोटर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इस हिस्से में बाइंड करता है कौन, राइबोसोम। तब यहां से ऐसे पढ़ना चालू करेगा। अभी आप समझोगे कि इस हिस्से को क्या बोला जाता है। उसमें तो आप बोल देते हो प्रमोटर, प्रमोटर शब्द हम जीन के लिए निकाले थे डीएनए में, एमआरएनए में बोले थे प्रमोटर करके, इसमें बोले थे जीन में, डबल स्टैंडर्ड में बोले थे उसको, है ना। यहां पर क्या बोला जाता है वो सब देखो। इतना क्लियर? क्या है सिंपल एमआरएनए? आपके पास दो प्रकार के एमआरएनए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक होता है, मतलब बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं एक एमआरएनए से। यूकैरियोटिक में एक एमआरएनए से कितने प्रोटीन, एक प्रोटीन, है ना। चलिए, और ये कैपिंग और टेलिंग, ये वाला हिस्सा आप याद रखेंगे बस, ये आपके यूकैरियोट बस में मिलेगा, प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा। चलो लिखो, ये गोल गोल क्या बना है करके डाउट आ जाएगा, भाई इसको लिख देते हैं ना, राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम। अब देखो यहां पर है मेन पॉइंट्स, है ना, इसको एकदम ध्यान से समझना और ध्यान से नोट करना, और नहीं समझ में आएगा तो बताना, क्योंकि ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सब तो पहले भी लिख चुके थे आप लोग, है ना। देखो, एमआरएनए के पास कोडिंग सीक्वेंसेस है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसे सीक्वेंस है जिसको हम नॉन कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं, है ना, मतलब जिससे किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं बनेगा। ध्यान से सुनना, जब आरएनए बढ़ रहा था, है ना, तो ऐसा बबल बना था। अब ये प्रमोटर है मान लो, तो प्रमोटर से वो खुलना चालू हुआ था, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ता है ना, नहीं बढ़ता? हाँ, तो ये प्रमोटर से जब चालू हुआ था खुलना, तो प्रमोटर से किसी भी प्रकार का प्रोटीन बनता है क्या, किसी प्रकार के कोड रहते हैं? नहीं। लेकिन प्रमोटर तो यहाँ पर आरएनए का कोड बनाया, एक कॉपी तो बनाया है ना। मतलब प्रमोटर के भी सीक्वेंस किसमें है, एमआरएनए में। किसमें? एमआरएनए में। ध्यान से सुनना, यहाँ पर कोई भी कोड है तो ऐसा इसका सीक्वेंस है इसके पास, एमआरएनए के पास, है ना। प्रमोटर का भी सीक्वेंस और इधर कोडिंग सीक्वेंस का भी सीक्वेंस, और लास्ट में टर्मिनेटर का भी सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये है टर्मिनेटर और ये है प्रमोटर। प्रमोटर और टर्मिनेटर के कोड से किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं बनता। अब बीच वाला हिस्सा स्ट्रक्चरल जीन कहलाता था। क्या कहलाता था? स्ट्रक्चरल जीन। तो यहाँ पर रहते हैं सब कोड। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी, मतलब एमआरएनए का बनना यहाँ से चालू हो गया था, यहाँ से बना और लास्ट यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो एमआरएनए आपके पास ऐसे बनकर आया है, उसके पास कुछ हिस्सा प्रमोटर का है, कुछ हिस्सा इधर टर्मिनेटर का भी है। यहां से किसी प्रकार का प्रोटीन नहीं बनेगा, ना ही यहां से, लेकिन ये एमआरएनए का हिस्सा तो है ना। अब वही चीज यहां पर है, इस हिस्से को आखिर बोला क्या जाता है, और ये हिस्सा अगर नहीं रहा तो इसका नुकसान क्या है। ध्यान से सुनना, ये जो हिस्सा जो प्रमोटर से हम अलग काट के निकाले हैं, है ना, ये हिस्सा कहलाता है यूटीआर। क्या कहलाता है? यूटीआर। और मान लो ये 5 प्राइम का है और ये 3 प्राइम का है, इसको बोलेंगे 5 प्राइम यूटीआर, इसको बोलेंगे 3 प्राइम यूटीआर। यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसको आप ट्रांसलेट नहीं करते। ट्रांसलेट किसका करते हो? स्ट्रक्चरल जीन से जो बना है उसका, है ना। ये प्रमोटर का नहीं करते, इधर टर्मिनेटर वाला हिस्सा है उसका भी नहीं करते, ठीक है। तो अब सवाल मेरा ये है, ध्यान से सुनना, इस हिस्से पर ना राइबोसोम बाइंड होता है। कौन बाइंड होता है? राइबोसोम। कौन से हिस्से पर? इस टीआर पर। इधर कैपिंग रहती है और इधर यूटीआर है, इस हिस्से पर कौन बाइंड होगा? राइबोसोम। ध्यान से सुनना, 5 प्राइम पर ही राइबोसोम बाइंड होता है, 3 प्राइम पर कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। कहां बाइंड होगा? 5 प्राइम पर। अब एक बात बताइए, मान लो इस एरिया को, इस यूटीआर को हम हटा दें तो क्या होगा? राइबोसोम बाइंड नहीं हो पाएगा, तो फिर प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये हिस्सा जरूरी है या नहीं, बताइए? है। किस लिए जरूरी है? ताकि यहां पर कौन बाइंड हो सके? राइबोसोम। इस पर कौन सा हिस्सा बाइंड होता है राइबोसोम का? छोटा यूनिट की बड़ा यूनिट? छोटा यूनिट, है ना। इसलिए हिस्सा इंपॉर्टेंट हो तो आपको ये चीज पढ़ना है। यहां पर लिखा देखो, ये कैप है, क्या है? कैप 5 प्राइम, है ना। यहां पर है यूटीआर, देखिए एयूजी यहां से चालू हुआ है ना, तो इतना हिस्सा क्या है? फिर ये क्या रहेगा? एयूजी यहां से चालू है, मतलब कोडिंग सीक्वेंस यहां से चालू हुआ है। ध्यान से सुनना, है ना। तो इतना हिस्सा क्या है फिर? हाँ, यूटीआर। इसको प्रमोटर मत बोल देना, वो उसके लिए यूज करते हैं अपन डीएनए में, है ना। इसको यहां पर नहीं लिखेंगे।
तो 5 प्राइम यूटीआर वो हिस्सा है जहां पर क्या बाइंड होगा, राइबोसोम, है ना, इसलिए ये जरूरी है, राइबोसोम जहां पर बाइंड होता है। फिर यहां से ऐसे जाता है, यहां तक पहुंचते पहुंचते कोई कोड नहीं बनेगा, कोई अमीनो एसिड नहीं रहेगा। जैसे ही आगे जाएगा एयूजी जैसे ही आता है, यहाँ पर टीआरएनए आ जाएगा। कौन सा टीआरएनए, मेथियोनिन वाला, है ना, ऐसे चालू होगा। लेकिन बाइंड तो हमेशा इस अनट्रांसलेटेड रीजन पर ही होता है, राइबोसोम, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ठीक है, यूटीआर क्या है। अब दोनों में से आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। राइबोसोम कौन से यूटीआर पर बाइंड होता है, 5 प्राइम पर कि 3 प्राइम पर, 5 प्राइम पर, है ना, कहां पर, 5 प्राइम पर। 3 पर होगा क्या, देखो तो, इधर मान लो ऐसे बाइंड होता है तो इसको चलना कहां से कहां है, 5 से 3, यहां से 5 से चलेगा, इधर 3 की तरफ जाएगा तो क्या मिलेगा इसको, भजिया, कुछ नहीं मिलेगा इसको, है ना, कोई कोड नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कोड कहां है, यहां, ठीक है, तो यहां पर नहीं होगा बाइंड। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 5 प्राइम पर बाइंड होता है राइबोसोम। ठीक है, चलो एमआरएनए है कोडिंग सीक्वेंस हम देख लिए, है ना, और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसको बोला जाता है यूटीआर। क्या बोला जाता है, यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन, उसका फुल फॉर्म है अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, चलो यूटीआर अकर्स बोल टुवर्ड्स 5 प्राइम, जिसको हम लीडर सीक्वेंस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, लीडर सीक्वेंस। क्यों बोल रहे होंगे, समझ सकते हैं अपन क्यों बोल रहे हैं लीडर सीक्वेंस। हाँ, क्योंकि राइबोसोम यहाँ पर बाइंड होगा तो यहाँ पर ट्रांसलेशन की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 5 प्राइम से। लीडिंग कहाँ से हो रही है, इस एरिया से, यहाँ से लीड कर रहा है ये, है ना, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, लीडर सीक्वेंस। और 3 प्राइम को क्या बोल रहे हैं, ट्रेलर सीक्वेंस, लास्ट एरिया। ठीक है, तो आपने एमआरएनए में कुछ नया जाना क्या, इसमें क्या जाना अभी, यूटीआर के बारे में जाना, यहां पर बाइंड होता है। लेकिन आप अगर प्रमोटर बोलोगे तो आप किसकी बात कर रहे हो, डीएनए की बात कर रहे हो। ठीक है, यहां पर हम उसको बोलते हैं यूटीआर, ये प्रमोटर का ही हिस्सा है ना, लेकिन यहां पर आप इसको प्रमोटर नहीं बोलोगे, ये क्या है, यूटीआर। 5 प्राइम है तो 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम है तो 3 प्राइम यूटीआर। क्लियर, चलिए यहां पर देखिए, प्रोकैरियोट के पास जहां पर राइबोसोम बाइंड होता है उस एरिया को कहते हैं साइन डेल्गानो सीक्वेंस। मतलब ये एरिया क्या कहलाएगा, 5 प्राइम यूटीआर, साइन डेल्गानो सीक्वेंस। नाम अजीब है ना, यहां पर शॉर्टकट में ऐसे लिख दे, साइन डेल्गानो सीक्वेंस। अब आपको लग रहा होगा कि नाम अजीब है करके, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा उससे ध्यान से सुनना। यहां पर इससे पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट में जहां पर राइबोसोम बाइंड होता है एमआरएनए पर, वहां पर कौन से नाइट्रोजनस बेस ज्यादा पाए जाते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडीन, या फिर दोनों, ऐसे करके। क्या ज्यादा पाए जा रहे हैं, देखो तो उसमें क्या है, इसमें ज्यादा देखिए तो प्यूरिन। क्या है, प्यूरिन, प्यूरिन ज्यादा है ना। आपको नॉर्मल लग रहा होगा कि क्या है, अजीब अजीब नाम है ऐसे करके, है ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन डेल्गानो सीक्वेंस केवल और केवल प्रोकैरियोट में मिलेगा, किसमें, प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में हम साइन डेल्गानो सीक्वेंस नहीं बोलते। ठीक है, साइन डेल्गानो सीक्वेंस किसमें बोलेंगे, प्रोकैरियोट में। तो इसको एग्जांपल के साथ देंगे कि साइन डेल्गानो सीक्वेंस निम्न में से किसमें पाया जाता है, ईस्ट में, इकोलाई में, ह्यूमन में, या फिर चूहे में, किसमें, ईस्ट कैसे बोल रही है, हाँ, ईस्ट यूकैरियोटिक है, फंगस है ना, यूकैरियोटिक है वो। तो ये ऐसा मिलेगा आपको। सवाल समझ रहे हो कैसा है, हाँ, ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, तो ये प्यूरिन ज्यादा है, प्यूरिन रिच बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, प्यूरिन रिच, प्यूरिन रिच रीजन। ठीक है, यहां पर बाइंड होता है राइबोसोम। अगर ये प्रोकैरियोट का है तो इसको क्या बोलोगे, साइन डेल्गानो सीक्वेंस, है ना, इसमें कैप वगैरह नहीं रहेगा अगर प्रोकैरियोट है तो। ठीक है, चलो अब यूकैरियोट में इसको क्या बोलते हैं, देखो यूकैरियोट में राइबोसोम इस 5 प्राइम कैपिंग को आइडेंटिफाई करता है, वरना इसको कैपिंग करने का क्या मतलब है ना, तो प्रोटेक्शन के लिए, और ये ना सूचना देता है कि यहाँ पर राइबोसोम बाइंड हो। तो ये 5 प्राइम कैप को देखता है, और यहाँ पर एक सीक्वेंस रहता है जिसको हम बोल रहे हैं 5 प्राइम यूटीआर, यूकैरियोट में ना उसको बोलते हैं कोजैक सीक्वेंस। क्या बोल रहे हैं, कोजैक सीक्वेंस। मस्त नाम है ना, नहीं है, कोजैक सीक्वेंस में क्या ज्यादा है देखिए तो,
देखा जाए दोनों है ना, इसमें प्यूरिन भी है और पेरिमिडिन भी है। तो एक बात बताइए, अगर मुझे सवाल बनाना हो तो मैं किससे बनाऊंगा? अगर प्यूरिन रिच रीजन निम्न में से कौन से सीक्वेंस में ज्यादा है करके, तो किससे बनेगा सवाल? प्रोकैरियोट से बन रहा है ना। कि यहां से मैं बना सकता हूं क्या? देखिए तो कोई सवाल यहां पर मैं बोल सकता हूं प्यूरिन रिच रीजन है या फिर पेरिमिडिन रिच रीजन है, क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं, है ना, 3-4 सीक्वेंस है ऐसे। तो सवाल यहां से बनेगा, वो वाला प्यूरिन रिच वाला। ठीक है, चलो समझ गए इतना? कोई डाउट? देखिए तो यूटीआर समझ में? 5 प्राइम यूटीआर क्या है? क्या है 5 प्राइम यूटीआर? 5 प्राइम यूटीआर क्या है? जहां पर राइबोसोम बाइंड होते हैं। अगर ये प्रोकैरियोट है तो इसका क्या नाम है 5 प्राइम यूटीआर का? साइन डेल्गानो सीक्वेंस। अगर ये यूकैरियोट का है तो इसको क्या नाम बोलते हैं? कोजैक सीक्वेंस। ये जो नाम है ये साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है जिसने इसकी डिस्कवरी की थी। साइन डेल्गानो 2 साइंटिस्ट, उसके नाम पर, ये कोजैक उसके नाम पर। ठीक है, चलो 3 प्राइम यूटीआर पर क्या खासियत यहाँ कुछ बता सकते हो? इसको क्यों रखे हैं? हाँ, यहां से फिर वो क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है ना। ठीक है, चलिए और कोई डाउट हो तो फिर बताइए। चलो भाई जवाब दो, है ना, ध्यान से सुनो। mRNA में ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कौन से डायरेक्शन में संपन्न होती? कहां से कहां? 5 to 3, है ना। और राइबोसोम mRNA के कौन से सीक्वेंस पर जाके जुड़ता है? सीक्वेंस बोला। हाँ, दोनों में अगर बात करें तो सीक्वेंस अगर बोले तो एक बताना आप, अगर प्रोकैरियोट का बोल रहे हैं तो साइन डेल्गानो सीक्वेंस, अगर यूकैरियोट बोले तो कोजैक सीक्वेंस। ठीक है, चलिए। और राइबोसोम mRNA के कौन से हिस्से पर बाइंड होता है? 5 प्राइम पर कि 3 प्राइम पर? 5 प्राइम पर। क्या वो ट्रांसलेटेड रीजन पर बाइंड होता है? कौन से हिस्से से बाइंड होता है? अनट्रांसलेटेड, है ना। वहां पर उसके लिए सीक्वेंस रहते हैं जिसको हम बोलते हैं साइन डेल्गानो सीक्वेंस प्रोकैरियोट में ना। तो वैसे ही राइबोसोम के पास उसके अपोजिट वाला सीक्वेंस रहता है, अपोजिट, ताकि ऐसा वो हिस्सा जाके बाइंड हो सके। ठीक है, उसमें आरएनए रहता है ना, नहीं रहता राइबोसोम में आरएनए? आरआरएनए रहता है ना, तो उसके पास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, तो उसी के अपोजिट ऐसा सीक्वेंस मिलता है। ठीक है, चलिए। टीआरएनए दूसरा, टीआरएनए साइटोसोल में प्रेजेंट रहता है और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली में। ये बात सही है क्या? साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है टीआरएनए बोल रहे हैं, और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली मतलब किसकी किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, तो सारा चीज हमको इसमें ही देखने मिलते है, इसलिए प्लांट सेल को ही ला दिया है ना, क्योंकि इसमें हमको ऐसा नहीं देखना पड़ेगा क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है करके। तो यहाँ पर ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा टीआरएनए। ये अमीनो एसिड को कैरी करता है, सही बात है, अमीनो एसिड को लाता है ना। हाँ, इसको चार्जिंग बोलते हैं, इसको मैं समझाऊंगा चार्जिंग क्यों बोल रहे हैं, है ना। टीआरएनए पहले नॉर्मल पड़ा रहता है, अमीनो एसिड भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। जब दोनों बाइंड होते हैं ना, टीआरएनए और अमीनो एसिड, उस प्रोसेस को बोला जाता है चार्जिंग। क्या बोलते हैं? चार्जिंग। चार्जिंग, हाँ, ये टीआरएनए ऐसे अलग पड़ा हुआ है, अमीनो एसिड अलग पड़ा हुआ है, ये दोनों क्या है? अनचार्ज है ना, दोनों क्या है? ऐसे न्यूट्रल पड़े हुए हैं, है ना। लेकिन जैसे ही टीआरएनए और अमीनो एसिड बाइंड हुआ, यहां पर इसको बोलते हैं चार्जिंग। क्या बोलते हैं? चार्जिंग। और ये टीआरएनए क्या कहलाएगा? चार्ज टीआरएनए। अगर इससे अमीनो एसिड नहीं जुड़ा है तो इसको क्या बोलोगे? अनचार्ज टीआरएनए। समझ रहे हो ना? हाँ, चलो अब इसमें आप ये बताइए, ये है मान लो टी फाइव लूप, है ना, ये है डी लूप, ये है एंटीकोडॉन। अब बताइए यहां पर कौन सा हिस्सा है जो राइबोसोम से बाइंड करता है? ये टीआरएनए है ना। टीआरएनए का कौन सा हिस्सा है जो हेल्प करता है राइबोसोम से बाइंड करने में?
राइबोसोम। हाँ, डी लूप की कौन सा लूप? जिसके पास त्रिशूल है वो सीधा मारता है राइबोसोम में फेंक के। तो किसके पास त्रिशूल है देखो तो, T5 के पास। ये हिस्सा किससे जाकर बाइंड करता है? राइबोसोम से। भूल गए कैसे? और इसके अपोजिट वाला क्या करता है? हाँ, यहाँ पर एक एंजाइम के लिए सीक्वेंस है ना, वो एंजाइम अमीनो एसिड को पहचानता है, फिर यहाँ पर ऐसे बाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा तो आपको मालूम है कहाँ पर जाके जुड़ता है? कहाँ पर जुड़ता है? mRNA, है ना, उसके अपोजिट वाला कोड इसके पास है। बस इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही जान लीजिए। ठीक है, चलो उतना लिखो। ये है भाई, सारा खेल यहीं पर होगा। अभी जो पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन वाला, है ना, सारा खेल यहीं पर होगा। तो राइबोसोम इंपॉर्टेंट है या नहीं बताइए आप लोग, है ना? राइबोसोम में क्या होता है? ट्रांसलेशन की कौन सी प्रक्रिया होती है? पूरा ट्रांसलेशन ही होता है यहाँ पर तो, है ना। चलो, राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, सही बात है, होता है ना। इसलिए राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, ये लो यहाँ पर लिख दिए भाई, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, अभी यहां पर ध्यान से सुनना, राइबोसोम ना दो यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होता है बड़ा यूनिट, एक होता है छोटा यूनिट। तो देखिए, छोटा यूनिट जो है वो mRNA से जुड़ा है, देख रहे हैं आप लोग। सबसे पहले यही जाके जुड़ा mRNA से। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है कि ये जो छोटा यूनिट है उसमें ना आरएनए कौन सा है वो ध्यान में रखेंगे। कौन सा आरएनए रहता है? अगर ये यूकैरियोटिक है तो कौन सा आरएनए रहेगा? आरआरएनए बोल रहा हूं, कौन सा? ये छोटा एस है, ये यूकैरियोट का बोलेंगे तो क्या है? 18S। अगर प्रोकैरियोट का बोलेंगे तो 16S, है ना। अब यहाँ पर जो बड़ा यूनिट है ना, ये हिस्सा 3 भाग में बट रहते। कितने भाग में? 3 भाग में। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? कौन से आरआरएनए के हिस्से से होता है? तो ये बहुत सारे आरएनए से मिलकर बना है। कौन कौन से? 28S, है ना, 5.8S, 5S, 3 से नहीं मिला है, मिलकर बना है। तो यहाँ पर मेरा सवाल है क्या कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कहां पर होता है? कौन से आरएनए पर होता है? ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पर जो बड़ा आरएनए है, सबसे बड़ा कौन सा रहता है? सबसे बड़ा हिस्सा 28S ना। इस हिस्से पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। अगर आपको पूछ देंगे कौन सा आरएनए है करके, 28S आरआरएनए। ठीक है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। हो सकता है आपको 5S या फिर 5.8S ऐसे पूछ दे, है ना। तो ऑप्शन आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है पेप्टाइडल साइट। पेप्टाइडल साइट का मतलब जहां पर टीआरएनए ऐसे आता है ना, तो वो ना रिलीज कर देता है अमीनो एसिड। तो केवल यही जगह है जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बन सकता है। ज्यादा खाली जगह यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, है ना। दोनों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है इस हिस्से में। ठीक है, 5.8 में नहीं बनेगा, नहीं 5 में नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पर ये है मैग्नीशियम 2+ रिक्वायर है या नहीं। देखो ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ उसको। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसी टाइम पे ये दोनों ऐसे जुड़ते हैं, छोटे यूनिट और बड़े यूनिट। लेकिन जब प्रोटीन नहीं बन रहा है उस टाइम पे क्या रहते हैं? अलग अलग, है ना। अब इनको जोड़ने के लिए कौन सा मेटल आयन यूज करते हैं, सवाल है ना। कौन सा मेटल आयन यूज कर रहे हैं? हाँ, मैग्नीशियम 2+। अगर ये दोनों जुड़ रहे हैं तो वहां पर कौन सा मेटल आयन की आवश्यकता है? मैग्नीशियम 2+। इसको 3+, 4+ या फिर केवल मैग्नीशियम करके क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कौन सा? मैग्नीशियम 2+। क्या लिखा है? रिक्वायर्ड फॉर एसोसिएशन ऑफ बोथ सब यूनिट। दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए हमको कौन सा मेटल चाहिए? मैग्नीशियम 2+। बस इतना याद रखेंगे। 28S आरएनए पर क्या बनेगा? ये पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है ऐसे करके, है ना, सवाल वैसे ही पूछेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन से आरआरएनए से होगा करके, है ना। तो ऑप्शन में रहेगा छोटा यूनिट का या फिर बड़ा यूनिट का। तो आप उसका ऑप्शन क्या रहेगा? बड़ा यूनिट। बड़े यूनिट में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, छोटे में नहीं बनता।
अब उसमें अगर स्पेशल आरआरएनए पूछ दिए कि कौन से आरआरएनए वहां पर भाग लेता है, तो वहां पर कौन सा हिस्सा भाग, 28S आरआरएनए। बस अब ध्यान से सुनो, एंजाइम पर आ गए हैं अपन, है ना। धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ रहा है। देखो ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। आपने इसके बारे में टीआरएनए में भी पढ़ा हुआ है। ये एंजाइम क्या करता है, दो काम करता है। कितना काम, दो काम। सबसे पहला काम ये करता है अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने का। अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा तभी टीआरएनए से जुड़ता है। तो सबसे पहले ये एंजाइम क्या करता है, अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ेगा तो कौन से एंजाइम की मदद से जुड़ेगा, इसी की मदद से। तो दो काम हो गया ना। कौन कौन से दो काम हो गए, हाँ हाँ हाँ, ये दो काम ये करेगा। ठीक है, क्लियर। चलो, टू डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व। यहाँ पर दो प्रकार के एंजाइम इन्वॉल्व है। एक है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, है ना, जो कि 20 प्रकार के होते हैं। 20 प्रकार क्यों बोले हैं, हाँ, क्योंकि 20 प्रकार के क्या है, अमीनो एसिड, उसके हिसाब से ऐसा है। ठीक है, ये एंजाइम। अब ये क्या करता है, देखो, टीआरएनए और अमीनो एसिड को जोड़ता है। लिंकेज का मतलब क्या होता है, जोड़ना। यहाँ पर देखिए, ये टीआरएनए है, यहाँ पर है अमीनो एसिड। तो मान लो यहाँ पर हम सीरीन एग्जाम्पल लिए हैं, सीरीन अमीनो एसिड। तो एंजाइम का नाम कैसा रहेगा, देखिए, सीरिल अमीनो एसिड सिंथेटेज। मान लो कोई दूसरा है तो उसके जैसा एंजाइम, कोई भी दूसरा अमीनो एसिड ले लो, फिनाइल एलानिन ले लो तो उसका नाम लिख देना, उसके बाद अमीनो एसिड सिंथेटेज, है ना। अगर आप मेथियोनिन ले रहे हैं तो उसका नाम लिख के अमीनो एसिड सिंथेटेज, ऐसा। तो टोटल कितने अमीनो एसिड है, 20। तो ये एंजाइम भी कितने रहेंगे, 20। क्लियर। बस अब इसका काम क्या है, सिंपल। सबसे पहले इसको एक्टिवेट करेगा और इसके साथ ऐसे जोड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो जुड़ना है अमीनो एसिड का इस टीआरएनए से, उसको क्या बोल रहे हैं, देखिए, चार्जिंग। जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, वहां पर एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है। एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, देखिए, ईस्टर बॉन्ड। अब कैसे, ध्यान से सुनना। सीरीन एक अमीनो एसिड है, क्या है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के पास एक अमीनो ग्रुप और एक एसिड ग्रुप रहता है, इस कारण से इसको नाम बोलते हैं अमीनो एसिड। एसिड ग्रुप मतलब COOH ग्रुप, इसको बोलते हैं ना एसिड, कि नहीं बोलते, हाँ। तो इस अमीनो एसिड का COOH ग्रुप और इस आरएनए का यहाँ पर सबसे टिप में रहता है एडेनिन। क्या रहता है, एडेनिन। एडेनिन का जो शुगर है उसका OH ग्रुप। जैसे शुगर इसमें कौन सा रहेगा, ये टीआरएनए है, कैसा शुगर रहेगा, राइबोस शुगर। तो इसका 3 प्राइम और 2 प्राइम दोनों पर कौन सा ग्रुप रहेगा, OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, है ना। तो यहाँ पर ये अमीनो एसिड उस हिस्से से बाइंड करता है 3 प्राइम OH ग्रुप से। इसका क्या रहेगा, ईस्टर बॉन्ड कैसे बनता है ये बता रहा हूं, है ना। टीआरएनए का क्या रहेगा, OH ग्रुप। ये देखिए कौन सा हिस्से से बाइंड हो रहा है, सबसे पहले ध्यान से सुनना। ये कौन सा हिस्सा है, 3 प्राइम। अमीनो एसिड कहां पर जुड़ रहा है, 3 प्राइम पर। 5 प्राइम पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, कहां पर जुड़ रहा है, 3 प्राइम पर। अब अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड का नहीं है, ये किसका है, ये है न्यूक्लियोटाइड का OH ग्रुप। और इस अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप रहेगा, COOH। जब ये दोनों साथ में ऐसे जुड़ते हैं तब एस्टर बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, एस्टर बॉन्ड। अब वहां पर बॉन्ड बनेगा, क्या निकलता है, एस्टर बॉन्ड बनता है। तो ध्यान से देखिए, तो हाँ, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते, क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल -H2O। अभी बायोमॉलिक्यूल्स याद आ गया इसलिए बता रहे हैं ना, बाकी उतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल। क्या है इस एंजाइम का खासियत, क्या है, सबसे पहले आप ध्यान देंगे, अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना, उसके बाद इस अमीनो एसिड को किसमें जोड़ना, टीआरएनए। तो टीआरएनए के कौन से हिस्से से जोड़ता है, 5 प्राइम की 3 प्राइम, 3 प्राइम पर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जहां पर ये जुड़ता है, चार्ज। यहीं पर सारा खेल खत्म है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या लिखा है भाई, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज कनेक्ट ए साइट एंड पी साइट बाय फॉर्मिंग अ पेप्टाइड बॉन्ड। ये तो फिर पेप्टाइड बॉन्ड वाला हो गया, है ना, ये अलग एंजाइम है, इसको लिख ले रहा हूं। राइबोसोम का साइट है, राइबोसोम में जहां पर आता है ना टीआरएन, उसको बोलते हैं ए साइट। जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पी साइट। और जहां से टीआरएनए बाहर निकल जाता है उसको ई साइट, है ना। तो ये एंजाइम उसका है, राइबोसोम के लिए है। ठीक है।
यहाँ पर कौन सा एंजाइम है जो अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने में मदद करता है? कौन सा है? हाँ। और ऐसा कौन सा एंजाइम है जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को टीआरएनए में जोड़ने में मदद करता है? हाँ। इस एंजाइम का दो फंक्शन बताओ, कौन सा है फंक्शन बता सकते हो? चाहे उसको उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, चाहे एंजाइम की बात करें चाहे यहाँ पर इस कंपोनेंट की बात करें, दोनों का मतलब सेम है। केवल आपको ध्यान में रखना है, मान लो ये आप सोए, कोई बच्चा है, ये बहुत जिद्दी है, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे करके बोल रहा है स्कूल वगैरह, इसको जबरदस्ती पैसा दे के एटीपी खर्चा करके इसको पैसा देते हैं, ले पैसा ले, उसके बाद इसको गाड़ी में बिठाएंगे, यहाँ पर बिठा लिए, ठीक है, उसके बाद बोलेंगे चल निकल स्कूल, ये जाएगा कहाँ पर? स्कूल। कहाँ है स्कूल इसका? राइबोसोम, वहां पर जाके पढ़ेगा। समझ रहे हो? ये ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। कितने प्रकार के अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम मिलते हैं एक सेल में? 20 टाइप के। तो ऐसे ऑप्शन मिलेगा आपको 20, 30, 18, 19 ऐसे करके ना, उससे रिलेटेड। तो आप ध्यान में रखेंगे जितने अमीनो एसिड उतने ही इस प्रकार के एंजाइम। ये लो आ गया अमीनो एसिड, जो बात वहां पर लिखे थे वही है। देखिए ये देखो, यहां पर है एक अमीनो ग्रुप, ये क्या है? अमीनो एसिड है। क्या है? अमीनो एसिड। ये है अमीनो ग्रुप और ये है कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं एसिड ग्रुप। क्या बोल रहे हैं? एसिड ग्रुप। COOH नहीं है, वही चीज यहां पर भी है, देखो COOH NH2, ये मेथियोनिन का है। किसका है? मेथियोनिन का। अब ध्यान से सुनना, अमीनो एसिड क्या करता है? एक नॉर्मल आउटलाइन है ना, R किसी भी प्रकार का हो सकता है, 2, 3, 4, अगर नॉर्मल यहाँ पर H लिख देते हैं ग्लाइसिन बन जाता है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अमीनो एसिड है ना। तो वैसे ही यहाँ पर R वेरिएबल है। अब ध्यान से सुनना, ये मोनोमर है किसका? प्रोटीन का, या फिर इसी को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन भी बोला जाता है। अमीनो एसिड कितने प्रकार के मिलते हैं? 20 प्रकार के। और ये किसमें भाग लेते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं अपन? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। आप लोग पढ़े हो शायद इसके बारे में बायोमोलिक्यूल्स में, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। जैसे कि ऑर्निथिन नाम सुने? ऑर्निथिन नहीं सुने हो? ऑर्निथिन साइकिल सुने हो? यूरिया चक्र। ऑर्निथिन एक अमीनो एसिड है। क्या है? अमीनो एसिड। ध्यान से सुनना, लेकिन वो प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेता, तो उसको आप स्टैंडर्ड बोलोगे? हाँ, तो जो प्रोटीन बनाने में भाग लेता है उसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 20 अमीनो एसिड हैं जो किसमें भाग लेंगे? प्रोटीन बनाने में। और ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। क्लियर? अब देखिए, COOH ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड बाइंड्स टू 3 प्राइम का OH ग्रुप, जो कि हमेशा क्या रहता है? एडेनिन रहता है। किसमें बोल रहे हैं अपन? टीआरएनए में। किसमें? टीआरएनए। और क्या कौन सा बॉन्ड बना रहा है? एस्टर बॉन्ड। जो अभी पढ़े वही लाइन लिखी यहाँ पर, है ना। अब एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, ऐसा अपन पढ़े थे बायोमोलिक्यूल्स में। एल टाइप का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, अगर अमोनिया ग्रुप लेफ्ट में है तो उसको बोलते हैं एल टाइप। ऐसा ही अमीनो एसिड भाग लेगा प्रोटीन बनाने में। अगर अमोनिया ग्रुप को यहां से उठा के यहां कर दोगे तो ये हो गया डी टाइप का। कैसा? डी टाइप, जो प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेता, ठीक है। तो ऐसा अमीनो एसिड जिसके लेफ्ट में अमोनिया ग्रुप हो, ये क्या है? अमीनो ग्रुप है ना। अमीनो ग्रुप लेफ्ट में अमीनो ग्रुप है, वैसा ही अमीनो एसिड भाग लेगा। यहां पर देख, लेफ्ट में है मेथियोनिन, मतलब ये भाग लेगा प्रोटीन बनाने में। लेकिन इसी को अगर मैं अमोनिया यहां रख दूं और इस COOH को यहां रख दूं तो प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेगा, ठीक है। जब अमीनो एसिड और टीआरएनए जब जुड़ता है तो वहां पर एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। तो वहां पर टीआरएनए का 3OH ग्रुप जुड़ता है ना, शुगर का OH ग्रुप या 3 प्राइम का। और COOH ग्रुप किसका? अमीनो एसिड का। मतलब इस ग्रुप से नहीं जुड़ता, वो किससे जुड़ता है? इस ग्रुप से, COOH यहां से जुड़ता है, ठीक है। हिंदी में मोनोमर को एकलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकलक।
और अगर बहुत सारे एकलक जुड़ गए तो उसको क्या बोलोगे? बहुलक। तो प्रोटीन बहुलक है कि एकलक है? पॉलीमर। इससे सवाल बनाओ, मैं नहीं पूछूंगा, आप लोग सवाल बनाओ। चलो हाँ, जब अमीनो एसिड टीआरएनए से बाइंड होता है, जुड़ता है, लिंक करता है, उस टाइम पे कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड। ठीक है। अब अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप और टीआरएनए का कौन सा ग्रुप जुड़ता है तब एस्टर बॉन्ड बनता है? अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और टीआरएनए का ओएच ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? एस्टर बॉन्ड। टीआरएनए में हमेशा अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करने वाला न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? एडेनिन। क्या रहेगा? एडेनिन। ठीक है, चलिए। अमीनो एसिड को प्रोटीन का खाली स्थान कहा जाता है, क्या बोलते हैं? हिंदी में बताओ। एक लाख कि बहुत सारे लाख? एक लाख ना? हाँ चलो ठीक है। निम्न में से कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का? अमीनो एसिड, लिपिड? अमीनो एसिड ना? हाँ चलो ठीक है। कितने प्रकार के अमीनो एसिड है जो प्रोटीन बनाने में भाग लेंगे? 25 प्रकार के? क्या 20 प्रकार के? हाँ। इन सभी अमीनो एसिड को जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ठीक है। ऑर्निथिन प्रोटीन बनाने में भाग लेता है? ठीक, वेरी गुड। तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है? हाँ ठीक है। चलो, प्रोटीन बनाने में निम्न में से कौन सी संरचना वाले अमीनो एसिड भाग लेंगे? डी टाइप, एल टाइप, बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं? एल टाइप। एल टाइप का मतलब होता है जो लाइट को, पोलराइज लाइट को क्या करता है? ऐसे लेफ्ट टाइट रोटेट करता है, ऐसे लेफ्ट, एंड जिसको बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा तो इतना ध्यान देंगे, जिसमें अमोनिया ग्रुप लेफ्ट में हो, कहाँ हो? लेफ्ट में, ऐसा वाला अमीनो एसिड भाग लेगा क्या बनाने में? प्रोटीन बनाने में। क्लियर ना? कोई समस्या यहां तक? चलो 1.5 मिनट का ब्रेक। नहीं चाहिए क्या?